अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। मशरक़ वस्ता जंग की वजह से पाकिस्तानी बरामदात मुतासर। मार्च में लीडिंग सेक्टर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में 6% की कमी देखी गई। 1 अरब 35 करोड़ डॉलर तक महदूद। माली साल के पहले 9 माह में भी 1% कमी से हजम 13 अरब 61 करोड़ डॉलर रहा। पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। शहरियों के लिए पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। तैयार की गई एप्लीकेशन की टेस्टिंग भी मुकम्मल। और गवादर पोर्ट पर भी ट्रांसशिपमेंट की आमद में इजाफा हुआ। रीवा ग्लोरी नामी गैर मुल्की जहाज बंदरगाह पर पहुंच गया। 14,619 टन कार्गो लेकर लंगरअंदाज हुआ। कुछ गैर मुल्की करेंसीज का इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज भी कमी रिकॉर्ड की गई है। यूएई को बड़ी पेमेंट्स देने के ऐलान के बावजूद अमेरिकी करेंसी 3 पैसे सस्ती हुई, जिसके बाद इसकी कीमत 279 रुपये 7 पैसे पर आ गई है। फिर यूरो को अगर देखा जाए तो इसमें 63 पैसे का इजाफा देखा गया। बरतानवी पाउंड की कदर में भी 49 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। जंग के बायस खलीजी ममालिक की करेंसी में कमी रिकॉर्ड की गई। अमाराती दिरहम और सऊदी रियाल 2 पैसे सस्ता हुआ है। बात करते हैं गोल्ड के हवाले से। एक दिन के इस्तेहकाम के बाद सोना फिर महंगा हो गया है। फी तोला कीमत में 1100 रुपये इजाफा हुआ है। कीमत 4,91,462 रुपये हो गई है। 10 ग्राम के रेट्स में भी 943 रुपये का इजाफा हुआ। अगर इंटरनेशनल मार्केट का जिक्र करें तो गोल्ड $11 फी ओंस महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत $4,687 पर पहुंच गई है। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे आपने हुर्मुज़ की बंदिश से लोड शेडिंग के बढ़ते हुए खदशे का। गर्मियों की आमद के साथ ही बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, जिसके बाद ये खदशा पैदा हो गया है कि आने वाले दिनों में जब डिमांड पीक पर पहुंच जाएगी तो मुल्क में लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है। अगर देखा जाए तो मुल्क में बिजली पैदा करने की गुंजाइश तलब से ज्यादा है, लेकिन यहां पर बड़ी रुकावट एनर्जी बहरान बन रहा है। एलएनजी की सप्लाई रुकना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि इसकी सप्लाई मुतासर होने से 3600 मेगावाट सस्ती बिजली बनना बंद हो गई है। अब हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो फर्नेस ऑयल और डीजल पर चलने वाले जो पावर प्लांट्स हैं वो चलाकर महंगी बिजली पैदा करे, या फिर अवाम को महंगी बिजली और इंपोर्ट बिल में कमी के लिए लोड शेडिंग शुरू कर दी जाए। मौजूदा सूरत-ए-हाल में सोलर से बिजली हुकूमत के लिए एक नेमत साबित हो रही है, जिससे दिन के वक्त हुकूमत को ज़रूरत पूरी करने के लिए पावर प्लांट चलाने की ज़रूरत कम होती है। लेकिन असल मसला शाम और रात के औकात में बिजली की डिमांड पूरा करना है, जिसके लिए कौन से पावर प्लांट्स को चलाया जाए ये हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। असल इम्तिहान यही है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड के साबिक CEO डॉक्टर बशारत हसन साहब, और माहिर तमन्नाई असद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले इसी पर एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको ज़हीर अली खान की। खलीज में जंग के बायस ईंधन के दाम चढ़ चुके, जबकि गर्मियों में बिजली की इजाफी तलब हुकूमत के लिए चैलेंज बनने लगी। सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत दरामदी फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करे या फिर तवील लोड शेडिंग से निज़ाम चलाए। नताइज तो मसाइल में घिरे अवाम को ही भुगतना पड़ेंगे। आबराए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस कतर से 1 अरब क्यूबिक फीट LNG की दरामद रुकने से 3600 मेगावाट के LNG पावर प्लांट सिस्टम से निकल गए। 969 मेगावाट का नीलम जेलम मंसूबा टेल रेस टनल में खराबी के बायस बंद पड़ा है। सोलर एनर्जी नेट मीटरिंग से दिन में नेशनल ग्रिड को 6500 मेगावाट का सहारा मिलता है, लेकिन रात को सूरत हाल बरअक्स होती है। बिजली की 14,000 मेगावाट की मौजूदा तलब गर्मी बढ़ने पर 26,000 मेगावाट से बढ़ जाएगी। AC और पंखों का लोड 10 से 12,000 मेगावाट पड़ेगा। मुमकिन 7,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए दरामदी फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार बढ़ाई गई तो मुमकिन भारी इजाफी लागत का बोझ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में अवाम पर डाला जाएगा। IPPs को 1,700 अरब रुपए गर्दिशी कर्ज की अदायगियों के लिए सेमाई एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए से जायद इजाफा होगा। इस पर मौजूदा डेट सरचार्ज 3 रुपए 23 पैसे से मजीद बढ़ सकता है। पहले ही हुकूमत ने फिक्स्ड चार्जेस को लोड से मुंसलिक करके अवाम के लिए बिल बढ़ा दिए। IMF ने टैरिफ बढ़ाने और बिजली की कीमत में फर्क खत्म करने की शर्त भी रखी है, जिससे बिजली मजीद महंगी होने का खदशा है। माहिरीन कहते हैं महंगी बिजली पैदा की जाए या तवील लोड शेडिंग, कमर तोड़ बोझ अवाम और सनतों पर ही पड़ेगा। इंडस्ट्री ठप हो जाएगी और लोग जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, अब गर्मियों में ज़ाहिर है पंखे गरीब भी चलाते हैं, और जो मिडिल क्लास है वो 1-2 ACs भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। मुमकिन संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए माहिरीन ने फौरी तवानाई बचत मुहिम की तजवीज़ दे दी। गैस हो या बिजली हो या वो फ्यूल हो, इन सब को हमें इस वक्त कंजर्वेशन की तरफ, जो शॉर्ट टर्म में बेस्ट ऑप्शन हम गवर्नमेंट के पास और सबके पास वो यही है कि वो कंजर्वेशन की तरफ जाएं। आलमी सतह पर बढ़ती कीमतें और मकामी तौर पर मुतबादल तवानाई पर कम इन्हिसार से तवानाई रिफॉर्म्स को रिवर्स गियर भी लग सकता है। महंगे दरामदी ईंधन पर कम से कम करने के सरकारी जतन अपनी जगह,
लेकिन बर वक्त इक़दामात ना लिए गए तो शोबा तवानाई में जारी इस्लाहात का अमल शदीद मुतासर हो सकता है। बिल्कुल, जो बोझ है वो तो आवाम पर आएगा या इंडस्ट्रीज़ पर आएगा। अब डॉक्टर बशारत साहब, मैं पहले आपकी जानिब आता हूँ। अब अपना हुर्मुज़ की बंदिश को अगर देखा जाए तो मुल्क में लोड शेडिंग का जो जिन है वो दोबारा बाहर निकल सकता है। ऐसे खदशात ज़ाहिर है अब सामने आ रहे हैं। जो बिजली की मौजूदा तलब है वो 14,000 मेगावाट है और जो गर्मियों में ज़ाहिर है ये बढ़ जाती है, 26,000 तक पहुँचने का अंदाज़ा है। ये इजाफी तलब पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा? हुकूमत के पास क्या ऑप्शन हैं? फिर ज़ाहिर है क्या महंगे जो पावर प्लांट्स हैं वो चलाए जाएंगे या फिर लोड शेडिंग की जाएगी? जी, थैंक यू। इसमें ऐसा है जी कि पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि सर्दियों में जो हमारा लोड है वो 7 से 8,000 मेगावाट रह जाता है और गर्मियों में बढ़कर क्योंकि एसीज वगैरह लगते हैं तो ये तकरीबन 22,000 मेगावाट हो जाता है। 22,000 से ज़्यादा आपका ग्रिड ही नहीं ले सकता। वैसे जैसे आप कह रहे हैं 26,000 बल्कि इससे ज़्यादा 29,000 की डिमांड होती है, लेकिन ये कि ग्रिड आपका 22,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो हम इस तरह देखें कि 22,000 मेगावाट्स आपकी रिक्वायरमेंट है गर्मियों में और 7 से 8,000 है सर्दियों में। उसके अगेंस्ट लगा दिए हैं इन्होंने 46,000 मेगावाट्स के पावर प्लांट्स। कैपेसिटी 46,000 मेगावाट से कर दी गई है, जिसकी वजह से नतीजा ये हुआ है कि ये बगैर सोचे समझे किया गया है, बगैर किसी प्रॉपर स्टडी का किया गया है, बगैर रिसर्च के किया गया है। इसमें प्लानिंग कमीशन जो है उनका एनर्जी विंग है, उसको देखना चाहिए था, नेपरा को देखना चाहिए था जो कि जनरेशन लाइसेंस इशू करता है और जो टैरिफ देता है। उसके अलावा एनटीडीसी को इसको देखना चाहिए था, सीपीपीएजी को देखना चाहिए था, पीपीआईबी को देखना चाहिए था। ये जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनका ये काम था कि वो ये देखें कि मुल्क में आज कितनी रिक्वायरमेंट है, आज से 5 साल बाद कितनी होगी और 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद कितनी रिक्वायरमेंट होगी। उसके हिसाब से जो है ये पावर प्लांट्स के लिए जनरेशन लाइसेंस इशू करवाते हैं नेपरा से। लेकिन 46,000 मेगावाट्स के पावर प्लांट्स लगवा दिए और अभी बहुत सारे पाइपलाइन में हैं इसके अलावा भी, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट जो है मैंने बताया बहुत कम है। इसकी वजह से आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ रही हैं और आपका टैरिफ जो है इस रीजन में सबसे ज़्यादा है, 4 गुना है आपका बिजली का टैरिफ एज कम्पेयर टू इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आपके अवाम तंग हैं। हर तरह से जो है वो महंगाई में भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, बिजली की कीमत बढ़ने का, गैस की कीमत बढ़ने का। अब आपने जो पूछा कि अब नए हुर्मुज़ के बंद होने से बिजली पर क्या असर पड़ेगा, तो देखें अगर इनकी पॉलिसी सही होती, अगर ये लोग सही पॉलिसी पर अमल करते जो कि इनको बनाकर दी गई थी, ऑल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2006 में हम लोगों ने इनको दी थी और 2013 में उसको हमने रिवाइज किया था। उसके तहत मुल्क में सोलर, विंड, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल्स, सिंथेटिक फ्यूल्स ये डेवलप होने थे। हमने 7,500 मेगावाट्स के ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से इनिशिएट करवाए, जिसमें से आधे से ज़्यादा लग चुके हैं और इस वक्त ग्रिड को बिजली दे रहे हैं। आप इसी को बढ़ाते तो आपको आज ये दिन देखना ना पड़ता। उसके अलावा हाइडल पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाता। अब जो नीलम झेलम का जैसे आपने जिक्र किया, अब वो बंद पड़ा हुआ है। अब जो है वो जो उससे 900 मेगावाट से ज़्यादा आने थे वो नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ये ऑल्टरनेटिव तरीके थे जो अपनाने बहुत ज़रूरी थे। असद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। असद साहब, अब ज़ाहिर है जैसा कि हम देख रहे हैं, डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं, ये सारे तरीके अपनाए जा सकते थे जो कि चीपर रास्ते थे हमारे लिए। लेकिन इस वक्त एक मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है सीसीबी की, वो भी सामने आई है कि सोलर एनर्जी सेक्टर पर यह स्टडी रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में 29 लाख मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने की सलाहियत का इंकशाफ किया गया है इस रिपोर्ट में। इस सलाहियत का फ़ायदा क्या हम उठा सकते हैं? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? और फिर सेकेंडली जो सिंगल सेलर मॉडल है, हमें इससे निकलने की अब कितनी ज़रूरत है? जी, आपने काफ़ी पॉइंट्स जो हैं इम्पोर्टेंट उनकी तरफ इशारा किया है। हमारे दूसरे मेहमान जो स्पीकर हैं उन्होंने भी। सबसे पहले देखें, मैं इस चीज़ को जो मैं पॉइंट रेज़ करना चाहूँगा वो ये है कि चाहे सोलर हो, चाहे विंड हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, और हुकूमतें आएँ और जाएँ, सबसे पहले जो इदारे और इदारों के जो सरबराहान हैं जिनका काम जो है लॉन्ग टर्म गाइडेंस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है, उनको जो है बखूबी अपने रोल्स अदा करने चाहिए थे। जिस भी दौर में उतार चढ़ाव हो रहे या गलत फैसले हुए,
या उनकी बात नहीं मानी गई। बहुत से लोग सही फैसले करवाना चाहते थे, नहीं भी मानी गई। इस चीज़ का भी हक़ाइक़ एग्जिस्ट करते हैं। बट एनी हाउ अब आज की जो सूरत हाल खड़ी है, यहाँ पर हमें आगे हल तलाश करना है। तो हल मैं सबसे पहले हर चीज़ का कहता हूँ, एनर्जी एफिशिएंसी इज़ द फर्स्ट फ्यूल, वाज द फर्स्ट फ्यूल एंड विल रिमेन द फर्स्ट फ्यूल। कि आप अपनी डिमांड्स को ऑप्टिमाइज़ करें एंड विद इन योर डिमांड अगर आप उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं, जो भी आपके ज़राए रहते हैं बिजली के, तो जो आप कॉमन इश्यूज़ अभी बात कर रहे हैं, लोड शेडिंग और बाकी जो मामलात हैं, आपकी डिमांड की प्रोजेक्शंस जो हैं, इवन कि आपके जीडीपी भी ग्रोथ अगर होती है तो एफिशिएंसी कैन प्ले अ वाइटल रोल इन इट। आपने ये बात की पोटेंशियल की, सोलर की और डिफरेंट रिसोर्सेज की पोटेंशियल तो एग्जिस्ट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सबसे बेस्ट आपकी सोलर इंसुलेशन और ऑप्टिमम पाकिस्तान में साइट्स हैं जो कि मैक्सिमम जनरेशन देती हैं। और इसको एक केस स्टडी के तौर पे बैनुल अक़वामी सतह पे जो है वो कैप्चर भी किया गया, इसके लास्ट 2-3 साल के जो इंपोर्ट्स हुई मैसिव सोलर पैनल्स की। तो कहने का मकसद ये है कि इसके लिए हिकमत अमली, हम टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते, हम एफिशिएंसी को पेनलाइज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हो, आम आवाम अपने लिए वे आउट निकालती है अपनी आसानियाँ पैदा करने की। तो जितनी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको फौरी तौर पे उसको सामने रखते हुए एक्शन प्लान और उसको किस तरीके से गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बना सकती है, आम आवाम की जेब पे बोझ बने बिल्कुल एक एक्शन प्लान हमें दिखाई देना चाहिए, जिससे ताकि ज़ाहिर है हम इस लोड शेडिंग से और इस तरह के बहरान से बच सके। डॉक्टर बशार साहब, जैसे कि इससे कबल भी आपने फरमाया, ज़ाहिर है जो बड़ी वजह है महंगी बिजली की वो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो रुपए की कदर है उसमें कमी भी है। लेकिन क्या सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो जनरेशन मिक्स है इसको हैंडल करके हम इस लोड शेडिंग से, ज़ाहिर बात है फिर तो बच सकते हैं, हमें इस पर ध्यान देना इस वक्त ज़रूरी है। देखिए, लोड शेडिंग की तो कोई वजह ही नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे अर्ज किया कि आपने कहा 14,000 मेगावाट आजकल इस्तेमाल होता है, जब आप 46,000 मेगावाट लगा के बैठे हुए हैं और बगैर बिजली पैदा किए हुए उन पावर प्लांट्स को आप अरबों रुपए हर साल का पे कर रहे हैं, तो फिर लोड शेडिंग का कहाँ से जो है इसमें आ जाता है। आप देखें ना, आपके जो इंडिजिनस जराए हैं वो कौन कौन से हैं। आपके जो है आपके पास लोकल कोल मौजूद है जो कि बहुत बड़ी मकदार में लिग्नाइट आपके पास मौजूद है, जिससे आप बिजली बनाएं, आप जितनी मर्जी बिजली बनाएं वो 200 साल के लिए आपका रिसोर्स काफी है आपके पास। अच्छा, कोल जो है वो रात को भी काम करता है, जैसे आपने अभी कहा कि सोलर दिन में ही सिर्फ काम करता है। इसके अलावा आपके पास विंड बहुत बड़ा रिसोर्स है। मैं आपको बताऊं, हमने 2006 में यूएस नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरीज NREL से बाकायदा मैपिंग करवाई थी, सैटेलाइट मैपिंग करवाई थी पाकिस्तान की। उसमें हमें बताया गया था पाकिस्तान में विंड का पोटेंशियल 350,000 मेगावाट, 3.5 लाख मेगावाट है। सोलर का पोटेंशियल जो है वो हमने बताया था 2006 में। ये अभी जो है आपको SECP नहीं बता रहा या कंपटीशन कमीशन नहीं बता रहा, 2006 में हमने बताया था कि 2.9 मिलियन मेगावाट है। फिर उस पर काम भी शुरू किया था, करवाया भी था और अभी तक हो रहा है। ये हमारा ही अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का सारा कारनामा है। अब आप ये देखें कि आपके पास 2.9 मिलियन मेगावाट सोलर से मौजूद है, आपके पास 3.5 लाख मेगावाट जो है विंड से मौजूद है, आपके पास 5,000 मेगावाट बायोमास से मौजूद है जो आपकी शुगर मिल्स लगी हुई हैं। इनका जो वेस्ट होता है सब बगास कहते हैं, और इनका जो लिक्विड वेस्ट होता है, इन दोनों से बनाने के हमने इसकी अलग पॉलिसी बनाकर दी और उसके ऊपर तमाम शुगर मिल्स आई हैं और ये आपको बनाकर दे सकती हैं। आप इनके साथ टैरिफ सही तय करें। 5,000 मेगावाट तो सिर्फ ये शुगर मिल्स आपको दे सकती हैं। और ये जो आप लोड शेडिंग के लिए जो आपका फिर सवाल यही है कि ज़ाहिर है हम अपनी लोकल गैस से, फिर न्यूक्लियर से, फिर इसके साथ साथ जो हमारा हाइडल है इससे कर सकते हैं। तो फिर ज़ाहिर है महंगी बिजली की या लोड शेडिंग का सवाल क्यों आता है। ब्रेक के बाद इसको हम कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू को, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। असद साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ और जो अभी तक की गुफ्तगू हुई है उसमें ये समझ आ रही है कि LNG की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के बावजूद अगर होती भी है मुतासर, हम तब भी ऑल्टरनेटिव से अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन असल जो मसला है हमारा, वो ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा पोरली डिज़ाइंड है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर साउथ से सस्ती बिजली अगर नॉर्थ है तो वो पहुँच नहीं पाती है। तो हमारे मसाइल तो जनरेशन से आगे के हैं असद साहब। जी बिल्कुल, जिस तरह अभी शुरू में एक तमहीद डॉक्टर साहब ने बांधी थी कि डिफरेंट इदारों के नाम लिए हैं और ये रूल्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से उन इदारों के काम थे कि वो जो आपकी जो ढांचा है, तरसीली ढांचा बिजली का, इंफ्रास्ट्रक्चर का आप जो नाम ले रहे हैं, तो जैसे जैसे पैदावार बढ़ी थी तो उसके ऊपर भी उतनी ही इन्वेस्टमेंट दरकार थी। और जैसे जैसे हम मौसमी तगय्युरात
आ रहे हैं आपके ऊपर, तो आपका तो अब कंपैटिबिलिटी मौसम के साथ भी होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपके शदीद तूफान, बारिश, टेम्परेचर्स जो हैं, तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ एट हाई रिस्क एंड एक्सपोजर एज वेल। तो ये सारी चीज़ें जो है शॉर्ट टर्म में तो अभी जो है जितनी नई जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं या नई तरसीली निज़ाम, उनमें इनको ऐड करने की ज़रूरत है। और जो पिछले जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत लेके चलने की ज़रूरत है। और इसमें एक जिस तरह इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान का अक्सर हम जिक्र करते रहे हैं पाकिस्तान में कि उसका फुकदान देखा। इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग अब जाके फिर दोबारा पावर डिवीजन और कुछ इदारे प्लानिंग कमीशन मिलके डिफरेंट सेक्टर्स को सामने रखते हुए इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। और जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि ये जो एनर्जी सिक्योरिटी का जो सिलसिला है, एकदम से अभी जो ये जो प्लानिंग जो अब्रप्ट प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत से ममालिक जो पहले भी इस तरह की सूरत हाल से दो चार रहे हैं, हमें उनसे भी लेसन सीखने चाहिए। और इस एनर्जी प्लानिंग को सिर्फ इमरजेंसी बेसिस बुनियादों पे नहीं, एफिशिएंसी को, कंजर्वेशन को डे टू डे बिजनेस अफेयर्स में शामिल करना चाहिए। और इदारों को, जो मुतल्लिका इदारे हैं इससे जो तश्कील दिए गए हैं, उसको वो ड्यू इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, नेशनल इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। बशार साहब आपकी, ठीक है असद साहब, बशार साहब आपकी क्या तजावीज़ है इस वक्त इस बहरान में हुकूमत के लिए? जी, डॉक्टर बशारत साहब कट गई है। जी, मैंने कहा इस वक्त इस बहरान में आपकी क्या तजावीज़ है हुकूमत के लिए? देखिए, सबसे बड़ी तजवीज़ ये है कि अवैस लगारी साहब मुझे मिले थे। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम चीफ मिनिस्टर्स को लेटर्स लिखे हैं कि बिल्डिंग्स जो हैं हर सूबे की और वफाक की, ये 70% तक एनर्जी जो है इस्तेमाल करती हैं, तो आप इसका कोई बंदोबस्त करें। तो मैंने उनको ये तजवीज़ दी है कि ये नेट ज़ीरो बेसिस पे इसको डिज़ाइन किया जाए, और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनको भी आप जो है इस पर ला सकते हैं रेट्रोफिटिंग के ज़रिए। तो इको फ्रेंडली, नेट ज़ीरो, कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग्स जो हैं उस पर काम किया जाए, जिसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी मैं भी लेकर आया हूँ, असद साहब भी इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह जानते हैं। इस पर नीका ने भी काम किया है, नीका ने एनर्जी एफिशिएंसी की हद तक किया है। हमने उससे एक स्टेप आगे जाकर उसको, ना सिर्फ ये बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, हाईली एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, जिससे कि वो 70% बिजली वैसे ही बचा लेती हैं अपने डिज़ाइन के ज़रिए, और उसके अलावा 30% हम उसको जो चाहिए होती है एनर्जी वो थ्रू ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल मीन्स से दे देते हैं। तो फिर वो बिल्डिंग्स जो हैं वो 100% बगैर बिजली के इस्तेमाल होती हैं। तो 70% तो आप यहीं पर बचा लेते हैं जो आपकी बिजली एक। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैं जब बात खत्म कर लूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। आप जो है जब विंड, सोलर, बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी, बशार साहब बहुत आप ज़ाहिर है इस वक्त बड़ी ज़रूरी वक्त की किल्लत है, मैं चाहता से मजीद बात भी हो सके, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर बिजली महंगी होती है, लोड शेडिंग होती है, तो नुकसान आवाम का होगा, हमारी इंडस्ट्रीज़ का होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।